आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ देंगे। इसके पहले की एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ये इसके ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप उनको देख सकते हो। कोई भी दिक्कत रही हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आप इसे यहां पर हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो प्रतिस्थापन विधि यहां पर आप समझे कि जैसे आपको कोई भी दो इक्वेशन दिए जाए तो उन दोनों इक्वेशंस में से आपको करना क्या है, एक समीकरण को x या y के बराबर करना है और उसका मान किसी अन्य समीकरण में आपको रख देना है। ऐसा करना ही प्रतिस्थापन कहलाएगा। जैसे पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा x माइनस वाई बराबर 4। चाहो तो यहां से x के बराबर कर लो, चाहे y के बराबर कर लो, चाहे समीकरण 2 को x या y के बराबर कर लो। चलो हम समीकरण 2 को x के बराबर कर लेते हैं। तो x बराबर ये जो 4 है वो तो 4 ही रहेगा, माइनस का y बाहर निकल जाएगा ना, तो प्लस का y बन जाएगा। ये x की जो वैल्यू है ना वो कहां से निकल करके आई है, समीकरण 2 से। अगर हमने समीकरण 2 से ये मान निकाला है तो आपको ये समीकरण 1 में रख देना है। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर, तो ये मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में आपको x दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इस x की जगह आपको 4 प्लस वाई लिखना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे हम 4 प्लस वाई, प्लस का y रह जाएगा और बराबर में आपके 14 ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब यहां पर देखो y और y, एक और एक कितने y हो गए, 2y, और 2y बराबर वहां 14 है पहले से। ये जो 4 था ना यहाँ पर कांस्टेंट था, 14 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 14 प्लस का 4 माइनस का, तो 10 आ जाएंगे। 2 गुणा y बराबर 10, तो y बराबर कितना होगा, 10/2। 10 में 2 का भाग लगाएंगे ना तो 5। तो यहाँ पर y का जो मान है ना वो कितना आ गया, 5। अब ये जो y का मान 5 आया है ना, ये आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो और चाहे 3 में रख लो, कहीं पर भी आप y का मान रखेंगे तो आपको x के मान का पता चल जाएगा। तो हम लिख देते हैं समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 3 में अपन रखने वाले हैं। तो समीकरण 3 है ये वाला, x बराबर 4 प्लस y की जगह रखेंगे हम कितना, 5 रख दिया, क्योंकि x की जगह x है, बराबर 4 की जगह 4, प्लस की जगह प्लस और y की जगह 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो ये इस समीकरण का हल हो जाएगा। फिर सेकंड समीकरण है जो है s माइनस टी बराबर 3 है और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है। तो सेकंड क्वेश्चन अपन यहां रख लेते हैं। पहला इक्वेशन तो हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब ये जो समीकरण है ना सेकंड वाला, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो पहला काम तो ये करना है कि इसको आपको सही समीकरण बनाना है, और सही समीकरण में चेंज करने के लिए देखो बट्टे में 3 और बट्टे में 2 है, तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे और 3 और 2 का जो एलसीएम है ना वो कितना हो जाएगा, 6। तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करने पर इसका लघुत्तम 6 हो गया। तो s/3 को भी हम 6 से गुणा करेंगे, तो 6 गुणा s/3 प्लस 6 से गुणा करेंगे आप किसको, t/2 को, और 6 से गुणा करेंगे बराबर में जो 6 उसको। ये 3 इसको काट देगा कितनी बार में, 2 बार में। ये 2 इसको काट देगा 3 बार में। तो s को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये तो आ जाएगा 2s, और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यह आ जाएगा 3t, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। ये आपका अब सही समीकरण हो गया। इसको हमने नंबर दे दिया 2। अब या तो इसको ऐसे टी के बराबर कर लो या समीकरण ए को ऐसे टी के बराबर कर लो और उसका मान आप यहाँ रख दें। तो देखो यहाँ पर एस है वो थोड़ा ज्यादा है, 2 बार है, यहाँ पर टी भी 3 बार है। लेकिन समीकरण 1 में देखो एस 1 बार है तो एस के बराबरी आसानी से हो जाएगा,
तो समीकरण ए को एस के बराबर कर लेते हैं। तो एस बराबर 3, टी यहाँ पर किसका था, माइनस का, बाहर निकाल देंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं नंबर 3। अब ये जो तीसरे नंबर में जो समीकरण है ना, एस बराबर 3 प्लस टी, ये हम समीकरण 2 में रख देंगे क्योंकि एक से निकाला गया है, इसको हम समीकरण 2 में रखने वाले हैं। तो अपन रखेंगे समीकरण 2 में एस बराबर 3 प्लस टी रखने पर, तो ये मान आपको इसमें रखना है, 2 की जगह 2 रहेगा, एस वाली जगह लिखना 3 प्लस टी, लेकिन यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका था, मल्टीप्लाई का, तो आपको इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा। तो 3 प्लस टी, 2 एस वाली जगह 3 प्लस टी, फिर आगे कौन है, प्लस का 3t, ऐसा कैसा रहेगा, और इक्वल टू में कौन था आपका 36, वो भी ऐसा कैसा रह जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t, प्लस का आ जाएगा 3t, और बराबर में कितना आ जाएगा 36। 2t और 3t मिलकर के कितने हो गए, 5t हो गए, और बराबर में कितना था 36। ये जो 6 यहाँ पर प्लस का, इसको हम बाहर निकाल देंगे ना, ये माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर कितना हो गया यहाँ पर 30, तो t बराबर हो जाएगा 30, और ये जो 5 गुणा में था वो आ जाएगा भाग में, और आप जैसे ही 5 का भाग लगाएंगे ना तो t का मान आ जाएगा 6 पंजे 30। तो t अपना मान यहाँ पर 6 ग्रहण कर लेगा। अब ये t का मान है ना, आप कोई से भी एक समीकरण में रख दो। चलो हम इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, 1 में भी रखा जा सकता है, 2 में भी रखा जा सकता है, लेकिन आपको जो आसान लगे आप वहां पर रख लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो मैं इसको रखना चाहता हूं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 3 ये रहा। तो देखो s वाली जगह s ही रहेगा, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, और t वाली जगह कौन आ जाएगा 6। तो s इक्वल टू 3 और 6 मिला करके हो जाएंगे टोटल कितने 9। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन। t का मान 6 आ जाएगा और s का मान 9 आ जाएगा। फिर इसका देखते हैं हम अगले वाला क्वेश्चन तीसरा। वहां पर है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो इस समीकरण निकाय को भी आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम रखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल तो करना है और इसका मान निकालना है, लेकिन गौर से समीकरण को देखा जाए ना तो इसका 3 गुना ही वो है। 3 से गुणा करेंगे 3 3 9x, इसको 3 से गुणा करेंगे 3 और इसको 3 से गुणा करेंगे 3, यानी कि इसमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर बनते। देखो a1 बाई a2, a1 बाई a2 कौन होता है, x के गुणांक दोनों समीकरणों में से। तो इसमें x का गुणांक कितना है 3 और उसमें x का गुणांक कितना है 9, ये कट कटा करके कितने हो जाएंगे 1/3, इसको दे दो आप नंबर 4। फिर y के गुणांक रखते हैं, उसको लिखते हैं अपन b1 बाई b2 से। तो b1 तो कौन है, y का गुणांक -1, और यहाँ पर y किससे गुणा हो रहा है माइनस के 3 से, माइनस से माइनस कटेगा तो इसको भी 1/3 लिख पाएंगे, इसको दे दो नंबर 4। और उसके बाद में आप c1 बाई c2 जो कि अचर पद है, इसमें अचर पद है 3 और उसमें है 9, 3 और 9 कटेंगे ना तो ये भी 1/3 आ जाएगा। अब समीकरण इसको 3 देना था, 3 4 और 5 से देखें 1/3 1/3 1/3 बराबर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3, 4 व 5 से क्या जानकारी मिली, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2। अतः ये किसकी कंडीशन है, समपाती रेखाओं की, संगत है, और इसके जो हल है ना वो अनेक हल प्राप्त होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, जबकि प्रतिस्थापन विधि से सिर्फ एक ही हल प्राप्त किया जा सकता है, और एक हल तब प्राप्त कर सकते हैं जब वो दोनों रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। और प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होती है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ही हम वहां पर प्रतिस्थापन विधि का यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद में आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो समीकरण आपको दे रहे हैं, लेकिन अब के बारे दशमलव में आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 0.2 अक्स है, प्लस का 0.3 वाई है, और बराबर में है 1.3। तो ये वाला समीकरण सही नहीं है। तो पहले तो हम इसका पॉइंट उठाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। पॉइंट उठाने के लिए देखो बट्टे में क्या है, 10 लगा देंगे, इसके बट्टे में 10 और इसके बट्टे में 10, तो पॉइंट हट जाएगा। तो इसको हम रख सकते हैं 2/10 अक्स प्लस 3/10 वाई और बराबर में 13/10। अब बट्टे का 10 हटाने के लिए हम इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर सकते हैं। तो 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2x ही मिलेगा। इसको 10 से गुणा करेंगे 10 कट जाएगा, 3y मिल जाएगा, और इसको 10 से गुणा करेंगे 10 कट जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 इस तरह से बन जाएगा। फिर सेकंड जो समीकरण था उसमें लिखा गया था 0.4x प्लस 0.5y बराबर बताया गया था 2.3। अब यहाँ पे आपको पहले काम तो क्या करना, पॉइंट उठाना है। पॉइंट उठाना है तो एक अंक के पहले पॉइंट है, तो बटे में 10 आ जाएगा। इसमें भी 5/10 वाई हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 23/10। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए 10 को काटने के लिए हम इसको 10 से गुणा कर देंगे समीकरण को। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा 4x। इसको 10 से गुणा करेंगे 10 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5y, और बराबर में कितना आ जाएगा 23। यह बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक समीकरण को अक्ष या y के बराबर करना है, लेकिन जिसका गुणांक सबसे कम हो अगर उसके बराबर करेंगे ना, तो गणना की दृष्टि से जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ अक्ष का गुणांक 4 है, अक्ष का गुणांक 5 है, लेकिन इसमें अक्ष का गुणांक कितना है, देखो 2 ही है ना। तो हम समीकरण 1 से आएंगे और इसको अक्ष के बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो 13 माइनस 3y। अब इसको x के बराबर करते हैं, तो x बराबर होगा 13 माइनस 3y। 2 यहाँ पर गुणा में था, जो कि किसमें चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। ये इसका नंबर दे दो 3। तो अब समीकरण 3 में जो मान निकला वो कौन से समीकरण से निकला, 1 से। तो ये वाला मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब आप यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y/2 रखने पर, तो समीकरण 2 ये रहा। देखो 4 बीच में चिन्ह किसका था, गुणा का, और गुणा x वाली जगह किसको लिखेंगे आप, 13 माइनस 3y, और बटे में कौन है 2। फिर है प्लस का कौन 5y, जो कि ऐसा कैसा आ जाएगा, और बराबर में 23 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये 2 इस 4 को काट पाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 पर कट गया। 2 को आप 13 से गुणा कर लें तो 13 दूनी 26। 2 को हम 3y से गुणा करेंगे तो ये प्लस का वो माइनस का, तो 3 दूनी 6y, और ये हो गया प्लस का 5y, बराबर में रहेगा 23 का 23। 6y माइनस का 5y प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का 1y रह जाएगा, बराबर में 23 था, 26 बाहर निकल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस y बराबर 23 प्लस का 26 माइनस का, तो माइनस का 3 आएगा। पूरे इक्वेशन के चिन्ह बदल देंगे ताकि y है ना जो माइनस का था वो प्लस का मिल सके। तो y बराबर आपको कितना मिल गया 3। अब y का मान 3 आ गया, तो ये y का मान आप कोई भी एक समीकरण में रख सकते हैं। हम समीकरण 3 में रख लेते हैं इसको। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, तो देखो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y, और y की जगह कितना है, इसमें 3 है, और बटे में कौन है 2। इसे आगे हल करते हैं तो 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, बटे में आएंगे 2। 13 में से 9 गए तो कितने बच गए 4, 4/2, और 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है ना वो आपको कितनी मिलेगी 2। तो समीकरण ये भी कंप्लीट हल हो चुका है, x बराबर 2 और y बराबर 3।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि रूट में आ गया, इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हल करना है। तो देखिए 5वां जो क्वेश्चन है उसमें जो समीकरण दे रखे हैं वो है √2x प्लस का √3y बराबर है 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण था √3x माइनस में था √8y और बराबर में 0। समीकरण हो गए 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला काम अपन क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण को अक्ष या y के बराबर कर लेंगे। तो अक्ष का गुणांक √2, √3y का गुणांक √3 और √8। तो सबसे कम गुणांक √2 है ना, तो हम समीकरण 1 को इसको अक्ष के बराबर करेंगे। अक्ष के बराबर करने के लिए देखो √ का 2 अक्ष यहाँ रहेगा, √3y प्लस का था बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। अब यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका, गुणाकार गुणा जाएगा भाग में, तो अक्ष बराबर हो गया √3y तो पहले से था लेकिन कौन से चिन्ह का था, माइनस चिन्ह का था, और बटे में कौन आ जाएगा √2। इसे दे दो आप समीकरण नंबर 3। तो ये जो समीकरण नंबर 3 बना वो किससे बना, समीकरण 1 से तो बना ना, तो 1 से बना है। तो ये जो अक्ष का मान हमने निकाला है वो आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो अपन रखेंगे समीकरण 2 में अक्ष बराबर माइनस √3 बटे √2 y रखने पर ये मान आपको इसमें रख देना है। तो देखो √3 की जगह √3 रहेगा, अक्ष वाली जगह आपको ये पूरा मान रखना, चिन्ह माइनस का था तो ब्रैकेट के साथ रख लेंगे, √3 बटे √2y, आगे माइनस का कौन था √8y और बराबर में कौन था 0। अब पहले तो ये दोनों यहाँ पर गुणा होंगे, तो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, प्लस माइनस माइनस। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिए कि अंडर की संख्या को अगर अपन √ की संख्या से गुणा करते हैं तो अंडर में गुणा हो जाती है, यानी 3 दूनी 6। और √3 को आप किससे गुणा करेंगे, √3 से, तो √9 बनेगा। √9 का मान कितना होता है आपको पता है, ये मान 3 हो जाता है, तो यहाँ से 3 लिख देंगे। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y, पर बटे में √2 ही रह जाएगा, माइनस का अभी भी √8y है और बराबर में कौन है 0। अब बटे में √2 है, इसको हटाने के लिए हम इस पूरे समीकरण को क्या कर सकते हैं, √2 से गुणा कर सकते हैं। तो हम इसको √2 से गुणा करवा देंगे। √2 से गुणा करने पर, √2 से गुणा करने पर क्या होगा कि बटे में जो √ की संख्या है वो हट जाएगी, तो इसको भी हम √2 से गुणा कर देंगे। तो ये माइनस का 3y/√2 था, माइनस इसको भी हम √2 से गुणा कर देंगे और बराबर में 0 को भी आप √2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ तो ये √2 से √2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर तो सिर्फ माइनस का 3y आएगा। और ये देखो माइनस का तो है, पर √2 को √8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होंगे √ के अंदर, और √16 का मान है ना वो होता है 4, तो ये हो गया 4y। 0 को √2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। √3y भी ,3y भी माइनस का है और 4y भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के होने की वजह से, सेम चिन्ह होने की वजह से जुड़ जाएंगे। माइनस का 3y और माइनस का 4y मिल करके माइनस के 7y बराबर 0। ये माइनस का है तो इसको आप प्लस का बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, पूरे समीकरण का चिन्ह बदल देंगे, तो 7y बराबर 0 रहेगा। और 7 गुणा में था भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 0 में 7 भाग लगाएगा तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें y का पता चल गया। अब ये जो y है ना, इसका मान हम कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। तो देखो हम इसको समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 3 था x बराबर माइनस √3 बटे √2 y गुणा में था, और y की जगह हम 0 रखेंगे। किसी भी वास्तविक संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं ना, तो वो संख्या 0 ही बन जाती है। तो इस समीकरण का हल है x भी 0 और y भी 0, दोनों यहाँ पर सॉल्यूशन आ चुके हैं। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम हल करेंगे। तो 6वें क्वेश्चन में समीकरण आपको दिख रहे हैं, तो ये दोनों समीकरण हमें यहाँ पर हल कर लेने हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ये रहा 6वां क्वेश्चन। पहला समीकरण है इसमें 3x/2 माइनस 5y/2 इक्वल टू -2, जो कि आपका मानक रूप में नहीं है, यानी बट्टे में जो संख्या चल रही है इसको आपको हटा लेना है। यहाँ पर बट्टे में 3 है, ठीक है।
तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो इस समीकरण को सही रूप में बनाने के लिए ये जो 2 और 3 है ना बट्टे में, इनका आपको लेना पड़ेगा लघुत्तम, और 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6। तो हम क्या कर देंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 से गुणा करने पर आप इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 3x/2 माइनस 6 गुणा 5y/3 और बराबर में -2 गुणा 6। ये 2 इसको काट देगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 को 3x से गुणा करेंगे तो 3 3 9x माइनस ये 3 इसको काटेगा 2 बार में। 2 को 5y से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y और -6 को 2 से गुणा करेंगे ना तो -12। तो ये बन जाएगा आपके लिए समीकरण नंबर 1। इसके बाद में हम देखते हैं इसका अगला समीकरण है ना, वो है x/3 प्लस y/2 और बराबर में है 13/6। अब यहां भी देखो बट्टे में 3 है, 2 है और 6 है। तो बट्टा सही करने के लिए, बट्टे को हटाने के लिए हम 3 और 2 का और 6 का जो लघुत्तम 6 बनता है, 6 से गुणा कर देंगे इसको भी। तो आप लिखेंगे 6 से गुणा करने पर, तो हम इसको 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पर x/3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा x/3 प्लस 6 गुणा y/2 और बराबर में आएगा 6 गुणा 13/6। ये 3 तो इसको काटेगा 2 बार में, ये 2 इसको काटेगा 3 बार में और 6 इसको काट देगा पूरा पूरा 1 बार में। 2 को x से गुणा कर लो 2x प्लस 3 को y से गुणा करेंगे 3y और बराबर में 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 1 कम 13। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में देखो कि x और y का गुणांक जिसमें सबसे कम है, हम उसी समीकरण को x या y के बराबर कर देंगे। तो यहाँ तो x का गुणांक 9 है, यहाँ 10 है, पर इसमें देखो x का गुणांक 2 है, सबसे कम है ना, तो इसको हम x के बराबर कर लेंगे। तो x के बराबर करने के लिए 2x को यहीं रख लेंगे, बाहर 13 पहले से ही था, 3y को बाहर निकाल देंगे, माइनस का हो जाएगा। अब इसको x के बराबर करेंगे तो x बराबर होगा 13 माइनस 3y, 2 गुणा में था, भाग में चला जाएगा और इसको दे देते हम नंबर 3। ये तीसरे नंबर का जो समीकरण हमें मिला है ना, वो समीकरण 2 का ही एक नया रूप है, लेकिन ये 2 से निकला है तो इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 13 माइनस 3y/2 रखने पर, तो देखो 9 की जगह तो 9 रहेगा, गुणा x की जगह आपको ये रखना है 13 माइनस 3y/2 माइनस का है 10y बराबर में है -12। अब ये पूरा जो मान है 13 माइनस 3y, ये किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 9 से गुणा हो जाएगा, लेकिन 2 और 9 तो आपस में कटेंगे नहीं, तो इस बट्टे के 2 को भी तो काटना है ना। तो 2 को काटने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरे समीकरण को 2 से गुणा और कर लो ताकि 2 कट जाएगा। तो 2 से गुणा करने पर, तो 9 तो था ही था, हमने इसको 2 से गुणा और कर दिया, 2 गुणा 9 गुणा 13 माइनस 3y/2, 10y को भी हम 2 से गुणा कर देंगे और माइनस के 12 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर तो 2 से 2 कट जाएगा, कट गया। 9 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 नाम 117, फिर 9 को हम माइनस के 3y से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस 9 3 27y, क्योंकि जो 9 था ना उस पूरे बट्टे से गुणा था कंप्लीट से, तो इसे 13 से भी होगा और 3y से भी होगा। -2 को 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10 दूनी 20y और बराबर में 12 दूनी 24, वो भी किसके, माइनस के। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं और समान चिन्ह होने की वजह से दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस के 27 और माइनस के 20 ये बनेंगे माइनस के 47y, बराबर में था माइनस का 24, 117 यहाँ पर प्लस का था, बाहर निकाल दो तो माइनस का हो जाएगा। माइनस के 47y बराबर, ये दोनों भी माइनस के जुड़ जाएंगे तो 24 और 7 31 और 10 42, यानी माइनस के 141। अब देखो यहाँ y माइनस का है तो पूरे समीकरण का हम चिन्ह बदल देंगे, तो ये बनेगा 47y बराबर 141।
यहाँ पर चिन्ह किसका, गुणा का, और गुणा का चिन्ह वो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो y बराबर होगा 141/47, और 47 का अगर आप इसमें भाग लगाते तो पूरा पूरा 3 बार चला जाएगा। 7 21, 8 से लगी 2 और 4 से 12 14, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो y का हमें पता चल चुका है। अब y का मान का पता चल गया तो x का मान पता करने के लिए इसे हम इस सही समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ से x का पता चल ही जाएगा। तो समीकरण 3 में y बराबर 3 रख दो। तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y की जगह 3 बटे में 2 है। x बराबर 13 माइनस के 3 3 9/2, x बराबर 13 में से 9 गए तो 4/2, यानी कि x बराबर कितना जाएगा, 2। तो ये इस समीकरण निकाय का हल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक समीकरण y बराबर mx प्लस 3। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया भाई, इसको हल करना है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो पहला काम तो इसको हल करना है। तो हल करने के लिए हम समीकरण को रखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा हमारे लिए। तो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर है 11, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y और बराबर में माइनस का 24, ये 2 समीकरण हो गए। इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो दोनों में देखो x यहाँ पर और x यहाँ पर दोनों जगह बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसमें 2 कट भी जाएगा। तो पूरे समीकरण को हम x से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो 2 का भाग गया तो बच गया x, इसमें भी 2 का भाग गया तो 2 दूनी 4y यानी 2y, और इसमें 2 का भाग गया तो 12। अब यहाँ से आसानी से x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर रख देंगे ना, तो 2y बाहर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और 12 वहां पर ऑलरेडी माइनस का था ही था। यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। तो जो तीसरा समीकरण हमने निकाला है ना, वो समीकरण 2 से निकाला है। तो ये जो x का मान है ना, हम समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 2y माइनस 12 रखने पर ये मान हम इसमें रखने वाले हैं। तो देखो 2 की जगह 2, बीच में चिन्ह गुणा का था। x वाली जगह आप रखोगे 2y माइनस 12, तो यहां पर हम रख लेते हैं 2y माइनस 12 प्लस का 3y रहेगा ही रहेगा और बराबर में 11 भी रहेगा ही रहेगा। अब 2 को इस ब्रैकेट से गुणा करना है। 2 को 2y से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y, और 2 को माइनस के 12 से गुणा करेंगे ना तो 12 दूनी 24 प्लस और माइनस माइनस के, यहाँ पर ये प्लस का 3y आ जाएगा और बराबर में 11। ये कांस्टेंट है, ये इस 11 की तरफ जाएगा। यहाँ पर 4y भी प्लस का था, 3y भी प्लस का था। दोनों प्लस के होने की वजह से दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 7y हो जाएंगे, बराबर में 11, माइनस का 24 बाहर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो 7y हो गए ना। तो y बराबर कितना होगा, 24 में 11 जुड़ेंगे तो 35, यहाँ पर 7 गुणा में था चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 7 पंजे 35, यानी y का जो मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये y का मान हम समीकरण 1 2 3 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर तो x की जगह तो कौन रहेगा, x बराबर 2 इंटू y की जगह रख देंगे 5 और माइनस का 12। तो x बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये माइनस का 12। x बराबर 10 प्लस का 12 माइनस का, तो जीत माइनस 12 की होगी क्योंकि वो ज्यादा इससे, तो वहां पर माइनस के 2 रह जाएंगे। तो x का पता चल गया, y का पता चल गया। अब क्वेश्चन में एक घटना और बोली गई थी कि पहले तो समीकरणों को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण आपको दे रखा y बराबर mx प्लस 3। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो है y बराबर mx प्लस 3 है। इसमें से हमें m का मान ज्ञात करना इसी समीकरण निकाय की सहायता से। तो y की जगह तो y का मान रख देंगे कितना, 5, m ही रहेगा, बीच में चिन्ह गुणा का है
और x वाली जगह रख देंगे हम कितना -2 और ये रहेगा +3। ये 5 बराबर 2 को -2 और m को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा -2m और +3। माइनस का जो 2m है ना इसको इस साइड ले आओ, बराबर के चिन्ह को पार करवा दो तो ये +2m बन जाएगा और बराबर में 3 तो पहले से था, 5 भी उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। 2m बराबर 5 + 3 यानी कि 8, तो m बराबर होगा 5 और 3 8, 8/2, 2 का भाग लगा देंगे 8 में तो 4। तो यहाँ से जो m है ना वो अपना मान कितना ग्रहण करेगा, 4 ग्रहण कर लेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अंतर है ना वो कितना है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, अंतर आपको 26 का बता रखा है। अब अंतर आने का मतलब है कि एक संख्या छोटी और एक संख्या क्या है, बड़ी है। तो हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर y तथा छोटी संख्या बराबर x। हमने दोनों संख्याएं मान ली। अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी उनमें अंतर 26 का है। अंतर का मतलब होता है माइनस। माइनस कैसे निकले, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। तो बड़ी संख्या को हमने y माना था, छोटी संख्या को x, तो बड़ी संख्या है y, y में से हम x को घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, उनका अंतर जो कि 26 था। तो ये तो बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अगली स्टेप में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये तो है y और ये है x, यानी ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। अब 3 गुनी कौन सी संख्या होगी, 3 गुनी तो बड़ी संख्या ही होगी, छोटी वाली तो हो नहीं सकती। तो ये यहाँ पर 3 गुना ज्यादा है और यहाँ पर 3 गुना कम है। तो हम 3 से किसको गुणा करें, छोटी वाली को, बड़ी वाली को, इसी को तो गुणा करेंगे ना। हम इसको 3 से गुणा कर देंगे, छोटी वाली को तो बराबर। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे यहाँ पर 30 था और यहाँ पर 10 था। 10 से 30 कितना गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है ना। तो बराबर करने के लिए हम छोटे वाले को तो 3 से गुणा करेंगे, तभी तो 30 और 30 बराबर हो पाएंगे ना। अब ये बराबर हो गए तो यहाँ से बन गया y बराबर 3 को x से गुणा करेंगे ना तो ये बन जाएगा 3x, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करना है और हमें x और y का पता लगाना है। तो समीकरण 2 देखो, y बराबर 3x सीधा सीधा, तो ये y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो आप लिखें समीकरण 1 में y बराबर 3x रखने पर, तो समीकरण 1 है y की जगह तो हम रख देंगे इसमें कितना, 3x माइनस x ही रहेगा और बराबर 26 का 26, 3x प्लस का 1x माइनस का, 3x में से 1x चला जाएगा क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का, घटेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 2x। और 2x है किसके बराबर होगा, 26 के बराबर। बीच में चिन्ह गुणा का है और गुणा हमेशा भाग में चला जाएगा, तो 2 26 में भाग लगा देगा और 26 में आप 2 का भाग लगाएंगे ना तो आपको यहाँ पर x बराबर कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। अब ये जो x आया है ना, ये आप कोई से भी एक समीकरण में रख दो, तो हम समीकरण 2 या 1 जो भी आपको चले उसमें रख लेना। समीकरण 2 में x बराबर 13 रखने पर, तो यह समीकरण 2, y बराबर 3 गुणा x, और x वाली जगह हम रख देंगे इसमें कितना, 13। तो y बराबर 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39, ये इसका मान यहाँ पर आ गया। तो अतः है जो बड़ी संख्या है वो तो बन गई 39 और जो छोटी संख्या है वो क्या बन गई, 13। यानी कि हमने यहाँ पर दोनों संख्याएं निकाल ली है और जो दोनों संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या 13 है और एक संख्या यहाँ पर कितनी है, 39 है। आप देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई एक तो बड़ा कोण और एक छोटा कोण है और दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का, 18 का है और दोनों कोण क्या बताए गए हैं, संपूरक कोण। माना
बड़ा संपूरक कोण x तथा छोटा संपूरक कोण y है। तो बड़े वाला संपूरक कोण तो x का हो गया और छोटे वाला संपूरक कोण कितने का हो गया, y का। अब यहां पर ये साफ साफ बोला गया है कि बड़ा जो कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब यहाँ 18 ज्यादा है और यहाँ पर 18 कम है। तो एक समीकरण तो ये बन गया x बराबर होगा, छोटे वाले में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 18, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये बड़ा कोण है जो कि 18 ज्यादा है और ये छोटा है जो कि 18 कम है, तो छोटे वाले में अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। और दोनों ही कोण कौन से, संपूरक कोण, और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योगफल है ना वो कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180, इसलिए इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 है ना वो सीधा सीधा x बराबर है, तो उस x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो ये प्रतिस्थापन भी हो जाएगा। तो समीकरण 2 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर, तो ये मान हम इसमें रख देंगे। तो देखिए x वाली जगह तो रखोगे आप y प्लस 18, y की जगह y रहेगा और बराबर में 180 का 180 रह जाएगा। y और y दोनों ही प्लस के मिलकर के हो गए 2y, 18 प्लस का था बाहर निकाल दो माइनस का हो जाएगा। 180 में से आप 18 को निकालेंगे ना तो बचेंगे 162, 2 गुना y बराबर 162, तो y बराबर होगा 162 बटे 2, 2 का भाग लगा देंगे तो 81 आ जाएगा। तो y कौन था, छोटे वाला संपूरक कोण, वो कितने डिग्री का हो जाएगा 81 डिग्री का हो जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 81 रखने पर, तो समीकरण 1 में हम y बराबर कितना रख देंगे 81 रख देंगे। तो रख दो x की जगह x बराबर का बराबर y की जगह हम 81 रखेंगे और प्लस का 18 था ही, तो x बराबर होगा 8 और 1 9 और 9 यानी 99 डिग्री का। तो जो बड़ा संपूरक कोण है वो 99 डिग्री का होगा और जो छोटा संपूरक कोण है वो 81 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें गेंद और बल्ले की कीमत पहले मान लेनी है। माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। तो बल्ला आएगा x रुपए में और गेंद आएगी y रुपए में। अब क्रिकेट कोच ने बल्ले कितने खरीदे हैं, बल्ले खरीदे हैं 7 और गेंद खरीदी है 6। एक बल्ला 8 रुपए का तो 7 बल्ले कितने आएंगे 7x के तो आएंगे, और एक गेंद y रुपए की तो जो 6 गेंद खरीदी है तो वो आएगी 6y रुपए की। अब एक जगह से खरीदी उसने 7 बल्ले और 6 गेंद और रुपए कितने दिए 3,800, तो इसका जो टोटल बिल है ना वो कितना बन जाएगा 3,800। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अगली स्टेप में वो कह रहा है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, अब की बार बल्ले 3 और गेंद 5 है, बल्ले 3 और गेंद 5 1750 में खरीदी। तो 3 बल्ले तो आएंगे 3x के और 5 गेंद आएगी 5y की, और दोनों को मिलाएंगे तो इनका जो जोड़ है ना वो 1750 रुपए बन जाएगा 1,750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो समीकरण 1 में तो x और y दोनों के गुणांक बड़े बड़े हैं, पर समीकरण 2 में देखो x का गुणांक 3 और y का गुणांक 5 है, तो हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं x के बराबर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से करेंगे तो 3x बराबर 1,750
प्लस का 5y ये बाहर निकाल दो तो इसको हम माइनस के 5y लिख पाएंगे। अब x के बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 जो गुणा में था वो भाग में चला जाएगा, तो 1750 माइनस 5y और गुणा का जो 3 है ना वो किस में आ जाएगा, भाग में, और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। हो गया इतना कार्य। अब हम ये जो समीकरण 3 आया ना ये कहां से निकला, समीकरण 2 से तो बना ना समीकरण 3, तो ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे 3 रखने पर ये मान आपको इसमें रख देना है। तो देखो 7 की जगह 7 गुणा x की जगह ये आएगा तो 1750 माइनस 5y और बटे में कौन है 3, फिर आगे आ गया प्लस का 6y और बराबर में है 3800। अब देखो बट्टे में 3 रह गया, बट्टे में 1 है, बट्टे में 1 है, तो पहला काम इस बट्टे के 3 को उठाने के लिए हम पूरे समीकरण को क्या कर देंगे, 3 से गुणा भी कर देंगे। इससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने पर इससे हमें फायदा मिलेगा कि बट्टे में सबके 1 रहेगा, तो हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 गुणा 7 गुणा, यानी कि कंप्लीट पार्ट है ना वो 3 से गुणा हो चुका है। ये लो भाई, इसको पूरे को 3 से गुणा कर दिया। 6y को भी हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 6y। ब्रैकेट में 3 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि गुणा हो चुका है, ये गुणा इसी का है, मतलब गुणा में संख्या एक ही मानी जाती है, अलग अलग नहीं मानी जाती है, और 3 ही गुणा हो जाएगा 3800 से। अब यहां पर क्या होने वाला है, ये 3 इस 3 को काट देगा ना, तो 7 इस कंप्लीट से गुणा होगा, तो 7 को हम 1750 से भी गुणा करेंगे, 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 7 को 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 और हासिल की 3 हो जाएगी, 7 को 7 से 49 में 3 हासिल की जोड़ देंगे तो 52, 52 का 2 और हासिल की 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12250। 7 को माइनस के 5y से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 7 पंजे 35y, और यहाँ पर 3 को 6y से गुणा करेंगे ना तो 36 18y, बराबर में इसको भी हम गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 3 3 9 और 2 11, 11400 वहां पर वो हो गया। अब ये दोनों तो y है, ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे, 35y में से 18y को निकाल देंगे ना तो यहाँ पर आएंगे माइनस के 17y, बराबर में थे 11400, ये 12250 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 17y बराबर घटाओ 0 का तो 0, ये बड़ा इसमें से घट जाएगा क्योंकि प्लस का माइनस का, 5 में से 0 गया तो फिर 5 आएगा, 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो ये 2 यहाँ से ऐसे लेगा 12 और 12 में से 4 गए तो 8, 850 बचेंगे किसके, माइनस के। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगा हुआ ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, समीकरण के चिन्ह बदल देंगे तो जो माइनस है वो प्लस बनेगा और प्लस है वो माइनस, तो यहाँ पर तो दोनों ही माइनस के थे, दोनों ही प्लस के हो गए। बीच में चिन्ह गुणा कर, गुणा का चिन्ह चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 850 बटे 17, और 17 का भाग तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, तो 17 पेन 85, 5 और 0 50, तो y का मान कितना आ गया 50। अब ये जो y हमारे पास आया है ना इसका मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 दिख रहा है तो इसमें हम रख देंगे समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 1750 माइनस 5y, और y की जगह आ जाएगा कितना 50, और बटे में कौन आ जाएगा, देखो ये रहा 1750 माइनस 5y बटा 3, तो बटे में आ जाएगा 3। अब इसको हल करते हैं तो x बराबर 1750 माइनस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 1 0 यानी 250, और बटे में कितना आ जाएगा 3। x बराबर 1750 माइनस 250, तो ये बचेंगे आपके पास 1500 और बट्टा 3, 3 का भाग लगा देंगे ना तो आ जाएंगे 5 यानी 500, तो x बराबर 500। तो x कौन था, बल्ले की कीमत, तो अतः एक बल्ला है वो तो आएगा 500 रुपए में,
और एक जो गेंद है ना वो y के बराबर थी, y यहाँ पर कितना मिला था 50। तो एक गेंद है वो आपको 50 रुपए में मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। अगर आप उस टैक्सी में बैठ करके 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको 105 रुपए देने पड़ेंगे, तथा 15 किलोमीटर जाओगे ना तो 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? यानी एक टैक्सी में सवारी करने के लिए दो प्रकार के भाड़े हैं। एक तो है नियत भाड़ा जो आपको देना ही देना होगा चाहे आप कितनी ही दूर क्यों ना जाओ, और उसके बाद में आपको भाड़ा देना पड़ेगा पर किलोमीटर। अगर कम दूरी पर जाओगे तो कम किराया लगेगा, ज्यादा दूरी पर जाओगे तो ज्यादा किराया लगेगा। तो दो तरह के किराए हैं, वो दोनों किराए हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा बराबर हमने मान लिया x रुपए, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। अब हर 1 किलोमीटर के लिए आपको y रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको 10 किलोमीटर जाना तो 105 रुपए लगेंगे। तो देखो ये x रुपए तो प्रत्येक लगने हैं, आप 10 किलोमीटर जाओगे तो भी x तो देने पड़ेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर जाते, कितने किलोमीटर जाते? 1, तो 1 किलोमीटर जाने का मतलब आपको x तो देना ही देना था, और 1 किलोमीटर का 1 y भी देना पड़ता, तो आपको कितना किराया देना पड़ता? x प्लस y। अगर 2 किलोमीटर जाते तो x नहीं है तो वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर का 1 y, तो 2 किलोमीटर का 2 y, यानी ये किराया देना पड़ता। लेकिन हम तो कितनी दूर गए हैं? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने का मतलब है नियत तो लगेगा ही लगेगा। 10 का 10 गुना y 10y, और टोटल जो किराया है वो बताया गया 105। तो ये समीकरण बन जाएगा। तो ऐसे समीकरण बनेगा x प्लस 10y बराबर 105। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद में बोल रहा है कि अगर हम 15 किलोमीटर जाएंगे तो वही भाड़ा 155 रुपए हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर का मतलब है कि नियत किराया तो लगेगा ही लगेगा। 1 किलोमीटर के y रुपए, तो 15 किलोमीटर के 15 y रुपए, इनको मिलाकर के कितना मिल जाएगा? 155। ये बन गया समीकरण नंबर 2। और क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या? पहले तो ये बताओ, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाना तो भाड़ा क्या देना होगा? दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पहले तो x और y का मान निकालना है। तो इसलिए देखो समीकरण 1 भी x के बराबर है, समीकरण 2 भी x के बराबर है। किसी को भी आप इसमें रख सकते हो। चलो समीकरण 2 को हम x के बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 है x बराबर 155, 15y प्लस का था बाहर निकल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको दे दो आप नंबर 3। ये मान आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x बराबर 155 माइनस 15y रखने पर, तो इस x की जगह हम रखेंगे 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, और यहां जाएगा प्लस का 10y बराबर 105 रख दिया। अब ये 15y है माइनस का और ये 10y है प्लस का, तो यहां पर आ जाएंगे माइनस के 5y, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का घट जाएंगे, बराबर में 105। 155 प्लस का है बाहर निकाल देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। यहां रहेगा माइनस के 5y बराबर 105 प्लस का 155 माइनस का, तो घटेंगे तो माइनस के 50 बच जाएंगे। यहां पर देखो दोनों के चिन्ह माइनस है तो हम चिन्ह बदल देंगे ताकि प्लस का हो जाए। तो 5y बराबर हो गया 50। यहां पर चिन्ह गुणा का गुणा चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 50/5, यानी कि 5 का भाग जाएगा 50 में 10 बार। y का मतलब 10, प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो 10 रुपया आ गया। अब हमें क्या निकालना है? x का मान। x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में y बराबर 10 रख देंगे। समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, तो देखो x की जगह x रहेगा, बराबर का बराबर है 155 का 155 माइनस 15 और y की जगह 10,
तो अक्स बराबर 155 माइनस 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, तो अक्स बराबर 155 में से 50 चला जाएगा तो 5। तो नियत भाड़ा तो लगेगा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10 रुपया। अब आपसे पूछा कि 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा बताइए, तो हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। तो अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा ना, तो एक तो उसके नियत किराया लगेगा प्लस 25 किलोमीटर का उसके 25 वाई भी लग जाएगा। तो अक्स का मान तो था 5, तो यहां तो 5 रख देंगे, प्लस 25 की जगह 25 और गुणा वाई की जगह रख देंगे 10। तो 5 का तो 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, और 250 में हम 5 को और जोड़ देंगे तो 255 रुपए। अगर आप 25 किलोमीटर की यात्रा करोगे तो आपको 255 रुपए देने पड़ेंगे। एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका ये भी था कि भाई 10 किलोमीटर का जो भाड़ा था वो कितना था 105, और 15 किलोमीटर का 155, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे ना तो जोड़ आएगा 160। अब आप कहोगे कि सर 5 रुपए ज्यादा क्यों लगे, क्योंकि इसमें जो नियत किराया था ना वो दोनों बार ऐड हो गया, जबकि नियत किराया सिर्फ एक बार ही ऐड करना था। तो इसलिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आपको 255 रुपए देने पड़ेंगे, और नियत भाड़ा होगा आपका 5 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा होगा 10 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, यदि किसी भिन्न, यहां पर भिन्न का मतलब है अंश बटा हर, और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, तो वो भिन्न है ना 9/11 बन जाएगी। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वही भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न माननी है, और भिन्न है तो अंश और हर के रूप में मानी जाएगी। तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5, माना भिन्न। तो हमने यहां पर भिन्न को मान लिया, भिन्न हो गई x बटे y। पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। तो अंश कौन था x, इसमें भी 2 जोड़ दो, हर कौन था y, इसमें भी 2 जोड़ दो। तो हमने देखो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, तो यही भिन्न 9/11 हो जाएगी। यानी ये जो भिन्न है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, 9/11 के बराबर हो जाएगी। अब यहां देखो कि एक भिन्न है तो बटा बराबर, और एक भिन्न इधर है बटे में। जब बराबर का चिन्ह और दोनों तरफ सिर्फ एक एक भिन्न ही हो तो हम उसको वज्र गुणा कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं। यानी ये जो 11 है ना वो तो इससे गुणा हो जाएगा, 9 इससे गुणा हो जाएगा। तो 11 किससे गुणा हो जाएगा, x प्लस 2 से। तो 11 गुणा x प्लस 2 कोष्टक के साथ, और 9 को y प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 9 गुणा y प्लस 2। 11 को x से गुणा कर लो तो 11x बन जाएगा। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से गुणा करेंगे 9y, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, 9y को इधर ले आओ तो ये बन गया 11x। 9y को अंदर की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 22 यहां पर है ही। 18 को भी अंदर ले आते हैं तो माइनस का, ये 18 तो वहीं रहेगा, 22 को हमने बाहर निकाल दिया तो 22 माइनस का। ठीक है, 11x माइनस का 9y, 22 बाहर गया था माइनस का, 18 वहीं का वहीं था, तो 22 माइनस का 18 प्लस का, ये आ जाएगा माइनस का 4, और बन गया समीकरण नंबर 1। फिर अगली स्टेप में क्या कह रहा है वो कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो तो वो 5/6 हो जाएगी। यानी अंश x था, x में भी वो 3 जोड़ने के लिए कह रहा है और हर में भी 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ेंगे ना तो ये वाली भिन्न 5/6 बन जाएगी। अब 6 तो इससे गुणा हो जाएगा और 5 इससे गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा यहां पर भी। तो 6 को गुणा करेंगे हम किससे, x प्लस 3 से, और 5 को गुणा करेंगे y प्लस 3 से। 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 बराबर 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15। ये 6x सही, 5y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। वैसे अब इसको x या y के बराबर भी तो करना था ना आपको समीकरण को। तो देखो x का गुणांक 11, y का गुणांक 9 है, यहाँ पर x का गुणांक 6 और y का गुणांक कितना है 5, तो इसको हम y के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 18 को रखो, 15 को इधर ले आओ तो माइनस का 15 हो जाएगा। y को वहीं रहने दो, y को वहीं पर ही रहने दो, क्योंकि सबसे कम गुणांक उसी का है।
तो ये क्या हो गया 6x, 18 प्लस का 15 माइनस का है, तो 18 में से 15 को जाने दो तो प्लस के 3 बराबर कौन है 5y। बीच में चिन्ह गुणा का है, गुणा चला जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या होगा 6x प्लस 3 बट्टे 5 और बराबर में आ जाएगा y। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में y बराबर है 6x प्लस 3 बट्टे 5। ये y का मान हम समीकरण 1 में इस y की जगह रख देंगे तो हमें x का पता चल जाएगा। तो अब आगे लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर ये वाला मान रख दो, मान रखना है तो ये प्रतिस्थापन कहलाएगा ना, तो 6x प्लस 3 बट्टा 5 रखने पर तो 11x की जगह 11x आएगा, माइनस का माइनस 9 का 9 गुणा y की जगह आपको ये पूरा पार्ट रखना है 6x प्लस 3 और बट्टे 5 बराबर में कौन है माइनस का 4। अब इसको सोल्व करना अच्छी तरीके से और यहां से जो आंसर आएगा वही x का आंसर हो जाएगा, यानी भिन्न के अंश का पता तो हमें चल जाएगा। अब बट्टे में यहां रह गया 5, तो इस 5 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण को 5 से गुणा और कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं 5 से गुणा करने पर, तो देखो 11x को भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 11x माइनस इस पूरे ब्रैकेट को भी कंप्लीट को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 9 और ये रह गया 6x प्लस 3 बट्टा 5 बराबर माइनस 4 गुणा 5। हमने सभी को 5 से गुणा कर दिया, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 5 55x, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 9 इस ब्रैकेट से गुणा होगा लेकिन 9 माइनस का, माइनस प्लस माइनस 9 6 54x माइनस प्लस माइनस 9 27 और बराबर में माइनस के 5 के 20। ये देखो 55x और 54x है, 55x प्लस का 54x माइनस का, तो 55 में से 54 गया तो 1x रह गया, 27 को हम बाहर निकाल देंगे तो माइनस का 20 और प्लस का 27, 20 माइनस का 27 प्लस का है, तो x बराबर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 मिल जाएगा। तो x का पता में चल चुका है। अब ये जो x है इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो y का पता भी चल जाएगा। तो समीकरण 2 में x बराबर 7 रखने पर, तो 6 गुणा x वाली जगह कितना रखेंगे आप 7 प्लस 3 की जगह 3 और बटे में 5 बराबर y। 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 के 42 और प्लस का 3 बटे 5 बराबर y। 42 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो गए 45 और 45 में आप भाग लगाएंगे किसका 5 का, तो 9 बार चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 9। अतः है भिन्न, भिन्न को हमने क्या माना था x बट्टे y, x का मान आया 7 और y का मान आया 9, तो वो भिन्न थी हमारी कितनी 7 बट्टे 9। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। फिर इसका अंतिम क्वेश्चन है 6वां, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं, एक तो जेकब और एक उसका पुत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये 6वां हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। माना जेकब की आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु हमारे पास आ चुकी है। अब आगे घटना पड़ेगी, 5 वर्ष बाद की बात करा तो दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु निकालो। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो भाई जेकब आज के दिन कितने का है, x का है ना,
तो 5 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा? x प्लस 5 का हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात है और आज x का है, तो 5 वर्ष बाद इसकी उम्र में 5 तो बढ़ ही जाएगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद जेकब का जो पुत्र है, पुत्र आज कितने का था? y का, तो 5 वर्ष बाद में पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद की क्या घटना है? घटना से समीकरण बनेगा। तो वह कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी पुत्र वाली आयु को 3 से गुणा कर देना तो वो जेकब की आयु बन जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु तो कितनी थी? x प्लस 5। ये x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगी? पुत्र की आयु की 3 गुना के बराबर। तो पुत्र की आयु थी 5 वर्ष बाद y प्लस 5, इसका कितना गुना? 3 गुना। किसके बराबर होगा? जेकब की आयु के बराबर होगा। तब समीकरण को सोल्व कर लो। यहां से x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे 3y और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, x के बराबर कर लो यहीं पर इसको। x बराबर 3y प्लस का 15 है, 5 को बाहर निकाल दो माइनस का, क्योंकि x का मान हमें रखना तो पड़ेगा ना कहीं। तो 3y 15 में से 5 गया तो बन गया 10। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, यानी x है ना वो किसके बराबर है? 3y प्लस 10 के बराबर है। अब आगे पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व, पहले बाद की बात चल रही थी, अब 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो 5 वर्ष पहले आ जाओ भाई। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो 5 साल पहले जेकब कितने का था? आज जेकब कितने का बताया गया? वर्तमान में जेकब x का है, तो 5 वर्ष पहले 5 साल कम होगा, यानी कि x माइनस 5 का। तो 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र है जेकब, उसकी जो आयु है ना वो भी क्या होगी? 5 वर्ष कम हो जाएगी, यानी y माइनस 5। अब 5 वर्ष पूर्व उनमें क्या रिलेशन दिया उसने? तो वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्र वाली आयु को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और इसको हम गुणा किससे कर देंगे? 7 से। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। भाई जेकब की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी, कब? 5 वर्ष पहले। समीकरण को हल करें तो x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y, और प्लस माइनस माइनस का 7 पंजे 35। अब आपको पता ही है कि x की जगह हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं? 3y प्लस 10। तो ये जो x दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इसकी जगह हम 3y प्लस 10 रख देंगे। तो रख दो 3y प्लस 10 माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। ये जानकारी कहां से जुटाई हमने? समीकरण 1 से। अब इसको हल करेंगे, ये भी y है और ये भी y है, इस y को अपन इधर ले आएंगे तो 7y माइनस का हो जाएगा। बराबर में 35 तो ऑलरेडी माइनस का था ही था, इधर 10 प्लस का 5 माइनस का, तो यहाँ पर 5 प्लस का बचा, और प्लस का 5 बाहर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। 3y प्लस का 7y माइनस का, ये घटेंगे तो 7y में से 3y जाएंगे ना तो 4y बचेंगे, वो भी माइनस के। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस में मिलकर के 35 और 5 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे माइनस के। दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह बदल करके प्लस का कर देंगे तो 4y बराबर हो जाएगा 40। हो गया, बीच में चिन्ह गुणा का गुणा चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 40/4, 4 का भाग लगा देंगे तो y बराबर 10। y का पता चल गया। अब ये y का पता चल गया तो x का पता लगाने के लिए ये वाला मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर तो x की जगह x रहेगा बराबर 3 गुणा y। y कितना आया? 10, और प्लस कितना था? 10। तो x बराबर होगा 10 गुणा 3 30 और प्लस 10, यानी कि x बराबर 40। तो x का कौन था? जेकब। तो x तो 40 का हो गया और y हो गया 10 का। अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी? 10 वर्ष। तो वो तो 40 का हो गया और पुत्र 10 वर्ष का यहाँ पर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो हमने करवा दिया है।
एक्सरसाइज 3.3 आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो इससे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 हम कंप्लीट करवा देंगे। कोई दिक्कत रही हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।